अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और खौफनाक कहानी। डाइनिंग हॉल में मेज पर खाना लग चुका था और वहां मौजूद सब शहराज आफरीदी के मुंतजिर थे। शहराज आफरीदी शहर के रईसों में से एक थे। वो 4 बहनों सहरिश, सरोश, फरियाल और नीलोफर के अकलौते और सबसे छोटे भाई थे। शहराज आफरीदी ने जैसे ही अपनी तालीम मुकम्मल की, बहनों ने अपने अरमान निकाल लिए और खूबसूरत दुर्रे शहवार को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आईं। शहराज बहनों का बड़ा एहतराम करते थे, इसलिए हर काम में बहनों से मशवरा ज़रूर करते थे। जब उनके गुलशन हयात में पहला फूल खिला, उनकी बच्ची जो 6 दिन की हो गई थी, उसकी रस्म अकीका अदा करने और नाम तजवीज़ करने की गर्ज से बहनों को भुला भेजा था। इसलिए इस वक्त खाने की मेज पर सब उनके मुंतजिर थे। अरे भाई, क्या भूख हड़ताल का इरादा है जो आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? शहराज ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये अच्छी कही शहराज मियाँ, भूख हड़ताल पर तो तुमने बिठाया है हमें। बड़ी बहन ने मुस्कुराकर कहा। चलो भाई, हड़ताल खत्म, उन्होंने मुस्कुराकर नवाला तोड़ते हुए कहा। उनका नवाला हाथ से छूट गया, जिसकी वजह एक अचानक बुलंद चीख थी। दुर्रे शहवार की तबीयत कुछ ठीक ना थी, इसलिए वो अपने कमरे में थी। सब दौड़ते हुए कमरे में गए। वहां अंधेरा था। शहराज ने लाइट जलाई तो दुर्रे शहवार बिस्तर पर बैठी आंखें बंद किए नहीं की गर्दान किए जा रही थी। क्या हुआ दुर्रे शहवार? शहराज ने उसको हिलाकर पूछा तो वो आंखें खोलकर सरासीमा नजरों से चारों तरफ देखने लगी। अरे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी बच्ची। दुर्रे शहवार ने सिर्फ इतना ही कहा। ये रही तुम्हारी बच्ची। फरियाल पालने से बच्ची को उठाकर ले आई। बच्ची बहुत खूबसूरत थी और काबिल रश्क सेहत की मालिक भी। दुर्रे शहवार ने उसे झपट कर बाहों में ले लिया, जैसे कोई उसे छीनना चाह रहा हो। लगता है कोई डरावना ख्वाब देख लिया तुमने। दुर्रे शहवार ने अस्बात में सर हिला दिया। फरियाल अफरीदी की सबसे बड़ी बहन थी। बाकी लोग तो आज आए थे, मगर फरियाल बच्ची और दुर्रे शहवार की देखभाल के लिए पहले ही आ गई थी। दुर्रे शहवार ज़हनी तौर पर फरियाल से बहुत करीब थी और उन्हें आपा जान कहकर बुलाती थी और अपनी हर बात उन्हें ज़रूर बताती थी। दुर्रे शहवार। सबके जाने के बाद फरियाल ने उसे मुखातिब किया। जी आपा कहकर दुर्रे शहवार फरियाल की जानिब देखने लगी। मैंने उस रोज़ भी तुम्हें ऐसे ही परेशान देखा था, जब ये बच्ची 1 दिन की थी। क्या अपनी परेशानी की वजह मुझे नहीं बताओगी? फरियाल फिक्रमंदी से बोली तो दुर्रे शहवार ने कहना शुरू किया। आपा, इस बच्ची के पैदा होने से पहले मैं अजीब अजीब ख्वाब देखा करती थी, मगर मैंने उन्हें अहमियत ना दी। मगर जब मेरी बच्ची 1 दिन की हुई तो मैंने फिर ख्वाब देखा, बहुत भयानक। मैंने देखा कि कमरे के एक कोने की जमीन फट गई और उसमें से एक मोटा ताज़ा सांप निकलना शुरू हुआ। खुदा जाने वो कितना लंबा था। फिर उसने तह दर तह कुंडली मारी और नीचे होकर अपना रुख मेरी तरफ कर लिया। फिर उसकी सरसराहट भरी आवाज सुनाई दी। इस बच्ची को हमें दे दो, बहुत दौलत मिलेगी। उस रोज मेरी तबीयत ठीक ना थी आपा, बात आई गई हो गई। आज फिर वही ख्वाब मुझे दिखा है। जमीन का फटना, सांप का निकलना, सरसराहट और आवाज। इस बच्ची को हमें दे दो, बहुत दौलत मिलेगी। जैसे ही सांप ने बच्ची की तरफ रुख किया, मेरी चीख निकल गई और इसी तरह मेरी आंख खुल गई आपा जान। फरियाल तशवीश में पड़ गई कि एक बार होना तो बात अलग थी, लेकिन बार बार ऐसा नजर आना, कुछ ना कुछ तो था, कोई गड़बड़ जरूर है। फिर उन्होंने दुर्रे शहवार को तसल्ली दी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कल ही इसका हल निकालती हूँ। तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अगले दिन जोहर के बाद वो ड्राइवर के साथ रवाना हो गई। उनकी वापसी असर तक हुई। वो सीधी दुर्रे शहवार के पास आई। आपा जान, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, ये देखो। उन्होंने काले रंग के धागे बच्ची की सेहतमंद कलाइयों में बांध दिए। ये इसे नजरे बद से बचाएंगे। और एक तावीज उठाकर बच्ची के गले में पहना दिया। अल्लाह के कलाम की बरकत से ये हर बला से महफूज रहेगी। तो फिर दुर्रे शहवार ने सुकून का सांस लिया। अच्छा दुर्रे शहवार, अब मैं चलती हूँ, 1 दिन रह गया है अकीके में। ये कहती हुई वो चली गई। अकीके की दावत बड़ी पुरतकल्लुफ थी। हर कोई शहराज अफरीदी के ज़ौक़ की दात दे रहा था। आज बच्ची का नाम भी रखना था।
शहराज और दुर्रे शहवार ने अपने पसंदीदा नाम पेश कर दिए, लेकिन कुर्रे फाल फूफियों के नाम निकला और उन्होंने बाहमी मशवरे से बच्ची का नाम दिलकश रख दिया। वक्त जैसे पर लगा कर उड़ गया और 15 साल कब बीत गए पता ही ना चला। एक दिन दुर्रे शहवार की सबसे छोटी ननद नीलोफर अपने बच्चों को लेकर भाई के घर आई हुई थी। बच्चों की छुट्टियां थीं, उनके 3 बच्चे थे, सब दिलकश से छोटे थे। उनकी बड़ी बेटी अलीशा दिलकश की हम उम्र थी और दोस्त भी। जब ये लोग आते तो रोज नित नए प्रोग्राम बनते थे। उस वक्त भी सब एक कमरे में जमा थे और फिल्म देखने के साथ साथ पिकनिक पॉइंट पर भी बात जारी थी। किसी को चिड़ियाघर जाने की लगी हुई थी, किसी को एडवेंचर पसंद था, अलीशा को फिल्में देखना पसंद थी और दिलकश साहिल समंदर पर जाने की मुतमन्नी थी। बहस खत्म हुई तो फिल्म भी खत्म हो चुकी थी, काफी रात हो गई थी। दिलकश तुम यहीं सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अलीशा के इसरार पर दिलकश वहीं रुक गई। अभी दिलकश की आंख झपकी ही थी कि वो चौंक कर उठ बैठी, फिर लाइट जलाकर चादर उठाई, बेड के नीचे झांक कर वापस बिस्तर पर बैठ गई। अलीशा भी उठ गई। अरे रात में तुम कौन सा खजाना दरियाफ्त कर रही हो? यार अलीशा, मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बराबर में कोई नर्म और गिलगिली शय है और मेरी आंख खुल गई। मैं समझी कोई बिल्ली हो गई। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें नींद में ऐसे ही लगा होगा, सो जाओ अब। दिलकश ने चादर सर तक खींच ली और दोबारा बिस्तर पर लेट गई, मगर ये पहली बार ना था। इससे पहले भी उसे डरावने ख्वाब नजर आते थे। जब वो अपने कमरे के अलावा कहीं और सो जाती, उसे ऐसा लगता कि कोई उसका गला दबा रहा हो या वो जमीन के अंदर नीचे ही नीचे जा रही हो। कई बार उसने देखा कि उसके हाथ में थाली है, उस पर कपड़ा ढका हुआ है। जब वो कपड़ा उठाती तो थाली में सांप ही सांप होते। दिलकश ने इन सब बातों का जिक्र अपनी माँ से नहीं किया था कि कहीं वो खौफजदा ना हो जाए। उधर दूसरी तरफ दुर्रे शहवार को तसल्ली थी कि तावीज़ की बरकत से दिलकश तमाम मुसीबतों से महफूज है, लेकिन उन्हें ये खबर ना थी कि वो तावीज़ दिलकश ना जाने कब का उतार चुकी थी। 1 माह गुजर गया और छुट्टियां खत्म हो रही थीं। नीलोफर जाते हुए दुर्रे शहवार से गले मिल रही थी और बोली, लगता है शहराज मियाँ से मिले बगैर ही जाना पड़ेगा। वो तो शहर से बाहर हैं और उनकी वापसी की कोई खबर भी नहीं। फूफो आज ना जाए ना, दिलकश बोली। नीलोफर कहने लगी, अब के तुम शहराज के साथ आ जाना दिलकश। और फिर वो दिलकश को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो चौंक गई। ये तुम्हारे माथे पर निशान कैसे हैं? नीलोफर आपा, ये निशान दिलकश के पैदाइशी हैं। बचपन में ये निशान हल्के थे, मगर जैसे जैसे ये बड़ी होती गई ये भी गहरे हो गए हैं। दुर्रे शहवार ने बताया। दिलकश के माथे पर दोनों भौमों के बीच में लहर सी बनाती हुई 2 लकीरें थीं। वो गहरी होती जा रही थीं और कुछ उभरी उभरी भी लगने लगी थीं। खैर, अल्लाह नजर बद से बचाए और अपनी पनाह में रखे। उन्होंने अपनी भतीजी को दुआ दी और चली गई। एक दिन शहराज ने दुर्रे शहवार को मुखातिब करते हुए कहा, अहमद शाहजैन और उनके घर वाले हमारे यहाँ आना चाहते हैं। क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ, बात दरअसल ये है कि उनके साहबजादे शाहजैन तालीम मुकम्मल करके इंग्लैंड से लौट आए हैं और वो रिश्ते के सिलसिले में हमारी दिलकश को देखना चाहते हैं। शहराज, अभी तो हमारी बेटी ने तालीम भी मुकम्मल नहीं की, ये सब इतनी जल्दी? मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा है, आने दीजिए। शादी तो हम पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही करेंगे। मैंने उन्हें आइंदा हफ्ता आने की रजामंदी दे दी है। ठीक है, अगर आप मुतमईन हैं तो फिर मैं भी खुश हूँ शहराज। अहमद और शहराज के खानदान के दरीना मरासिम थे। उनके बुजुर्गों ने जो ताल्लुक कायम किए थे उसे आने वाली नस्ल ने भी बरकरार रखा हुआ था। इसलिए अहमद और शहराज इस गहरी दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहते थे। अहमद अपने बेटे शाहजैन और अहले खाना के साथ आ चुके थे। दिलकश ने जूं ही कमरे में कदम रखा और जिसने उसे देखा देखता ही रह गया, क्योंकि वो अपने नाम से ज्यादा दिलकश थी। अहमद और घर वालों के साथ शाहजैन ने भी फौरन अपनी पसंद का अंदिया दे दिया। अहमद से सोचने के लिए वक्त लेकर शहराज ने बहनों और सबकी रजामंदी से तय किया कि मंगनी की रस्म के लिए चांद की 14 तारीख मुनासिब रहेगी। दुर्रे शहवार के वालिदैन गुजर चुके थे। एक बड़ी बहन मुल्क से बाहर थी, ले दे के बस ससुराल वाले ही थे, क्योंकि वो खुश इखलाक थी इसलिए नंदों की चहीती भी थी और उसे ससुराल और मेके में कभी फर्क महसूस ना हुआ था। मंगनी की तकरीब में सिर्फ खानदान के लोग शामिल थे। मंगनी के तमाम मेहमान पहुंच चुके थे। सुरमई बादलों के टुकड़े आसमान पर तैर रहे थे।
महकी महकी गुलाबी शाम मधोश कुन थी और गुलाबी जोड़े में मलबूस दिलकश भी गुलाब की कली लग रही थी। हीरे की अंगूठी पहनाकर मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। क्योंकि सिर्फ खानदान के लोग ही थे इसलिए तकरीब जल्दी खत्म हो गई। मेहमान अब जा चुके थे और दिलकश अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे बहुत थकन हो रही थी, इसलिए लेटते ही नींद आ गई। रात का जाने कौन सा पहर होगा जब दिलकश की आंख खुली। उसका सांस धूकनी की तरह चल रहा था और सर से पैर तक पसीने में शराबूर थी। खौफ के मारे उससे उठा भी नहीं जा रहा था। सोते में उसने देखा कि एक मोटा सांप उसकी गर्दन में बिल्कुल हार की तरह लिपटा हुआ है। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि दिलकश को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी कलाइयों में बिल्कुल कंगनों के अंदाज में सांप बल खाकर लेटे हुए थे। उनकी गिरफ्त भी उतनी ही सख्त थी कि हड्डियां चिटकती हुई महसूस हो रही थी। हैरत की बात यह थी कि यह सब ख्वाब था, मगर वो दबाव और तकलीफ उसे हकीकत में अभी भी हाथों और गले पर महसूस हो रही थी और माथे पर भी एक सुई सी चुभती महसूस हो रही थी। दिलकश ने दोबारा लेटकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे झुरझुरियां सी आ रही थी। फिर जाने कब उसकी आंख लगी और वो सो गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर दिलकश को ना पाकर दुर्रे शेवार उसे बुलाने उसके कमरे में पहुंची तो दिलकश सर तक चादर लपेटे अभी तक सोई हुई थी। उन्होंने चादर हटाई तो देखा दिलकश का मुंह सुर्ख हो रहा था। फिर उसकी पेशानी को छुआ तो वो अंगारे की तरह जल रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था। उन्होंने घबरा कर शेराज को इत्तला की और फौरन डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, तशवीश की कोई बात नहीं, ये दवा दे रहा हूं, शाम तक तबीयत ठीक हो जाएगी। मगर फूफियां इस बात पर मुसिर थीं कि दिलकश को नजर लग गई है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई, और उन्होंने दिलकश की नजर भी उतार दी। दवा का असर था या वाकई नजर लगी थी कि शाम तक बुखार खासा कम हो गया। 2-4 दिन ही कुछ बेहतर गुजरे कि दिलकश की तबीयत फिर खराब हो गई। शेराज ने डॉक्टरों की लाइन लगा दी। डॉक्टर पर डॉक्टर बदले गए मगर उसकी तबीयत न संभली। फिर दुनिया भर के टेस्ट करवाए गए मगर बीमारी की वजह समझ में ना आ सकी। एक रोज दुर्रे शहवार ने दिलकश से कहा, ये कैसी मंगनी थी जिसने तुम्हें इस हाल को पहुंचा दिया। दिलकश से माँ की यह हालत देखी ना गई और उसने मंगनी की रात का सारा ख्वाब माँ को बता दिया। यह सब सुनकर दुर्रे शहवार सुन होकर रह गई। उनकी नजर फौरन दिलकश के गले की तरफ उठी। तुम्हारा तावीज कहाँ है दिलकश? वो तो मैं बहुत पहले उतार चुकी हूँ और वो तो अब ना जाने कहाँ होगा। मेरे खुदाया, अब क्या होगा? आपा जान भी यहाँ नहीं है। अपनी बच्ची की हालत और तावीज ना होने का सुनकर दुर्रे शहवार बहुत मायूस हो गई थी। डॉक्टर, हकीम, सदका, खैरात, दुनिया भर के जतन कर लिए मगर दिलकश की हालत नॉर्मल ना हुई और वो कमजोर होते होते ढांचे की सूरत बनने लगी। उसके माथे पर बनी वो लहराती लकीरें सुर्खी माइल से बिल्कुल स्याह हो गईं और उभर कर जिल्द से ऊपर हो गई थी और गौर करने पर यूं लगता था जैसे ये छोटे छोटे 2 सांप हों। एक रोज कोठी के गेट के बाहर से मुस्तकिल बीन के बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। दुर्रे शहवार उस वक्त दिलकश के साथ लॉन में बैठी थी। वो रोज दिलकश को लेकर आ जाती थी ताकि ताज़ा हवा उसकी तबीयत पर अच्छा असर डाले। उन्होंने चौकीदार को आवाज दी, चौकीदार, ये कैसा शोर है? बेगम साहिबा, एक जोगी है जो कि बीन बजा रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ कोठी में कोई सांप मौजूद है। लफ्ज सांप दुर्रे शहवार की कमजोरी बन गया था। वो चौंक कर बोली, उसे अंदर बुलाओ, हम खुद पूछते हैं उससे। जोगी अंदर आ गया। तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ सांप हो सकता है? माई, यहाँ एक ऐसी बूटी की खुशबू महसूस हो रही है जो सिर्फ वहां पैदा होती है जहां जमीन जहरीली हो जाती है। जमीन कैसे जहरीली हो सकती है? सांप जहां होता है अपना झाग फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जगह जहां वो झाग पड़ते हैं वो जमीन जहरीली हो जाती है और वहां ये बूटी उगाती है। और तुम बीन क्यों बजा रहे थे? सांप अगर यहीं होगा तो बीन लेकर बाहर निकलेगा ना, फिर हम उसे पकड़ कर ले जाएंगे। अम्मी, अंदर चलें, अब मुझसे मजीद खड़ा नहीं हुआ जा रहा। दिलकश की आवाज पर जोगी नजर उठाकर दिलकश की तरफ देखने लगा और फिर हैरत से चौंक गया। इतने में दुर्रे शहवार बोली, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, और दिलकश को थामकर अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए। रुक जा माई, जोगी ने आवाज दी तो दुर्रे शहवार के कदम रुक गए और उसने मुड़कर कहा, क्या कहना चाहते हो? इस बच्ची की बीमारी कभी भी किसी की समझ में ना आएगी। क्यों समझ में नहीं आ सकती? इसके माथे को देख माई,
यही इसकी बीमारी की वजह है। उसके माथे पर दोनों लकीरों की तरफ इशारा करते हुए जोगी बोला, इन्हें निकलवा दे तो ये तेरी बच्ची तंदुरुस्त हो जाएगी। दुर्रे शहवार ने दिलकश को अंदर जाने का इशारा किया और फिर जोगी की तरफ मतवज्जा हो गई, क्योंकि उसने उन्हें बहुत कुछ बताया और ऐसी बातें भी बताई जो उन्हें यकीन दिला रही थी कि दिलकश की बीमारी के पीछे ऐसी ही कोई वजह है। कौन कर सकता है मेरी बच्ची का इलाज? माई, तेरी बच्ची का इलाज मैं करूंगा। अभी मुझे जाना है, तू मेरा इंतजार कर, मैं फिर आऊंगा। और फिर वो जोगी चला गया। दुर्रे शहवार को पूरा यकीन था कि जोगी ने जो भी कहा है सब सही है। उसने शेराज को भी सारी बात बता दी। पहले तो वो इन बातों को मानने के लिए तैयार न हुए, मगर जब दुर्रे शहवार ने अपना ख्वाब, मंगनी की रात का, दिलकश का ख्वाब और तावीज़ का बताया तो ये सब सुनकर वो सोच में पड़ गए। अभी तक तो उन्होंने दिलकश की बीमारी उसके ससुराल वालों से छुपा कर रखी थी, लेकिन आखिर कब तक? आगे उन्हें पता चल जाना था। फिर न जाने रिश्ते पर क्या असर पड़ता। और फिर माहिर से माहिर डॉक्टर आजमाए गए, लेकिन नतीजा सिफर था। ये सब सोचकर उन्होंने उस इलाज पर रजामंदी जाहिर कर दी। दिलकश की तबीयत बहाल होने के बजाय और ख़राब होती जा रही थी। कई रोज़ गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उस जोगी की वापसी की कोई खबर ना थी। दुर्रे शहवार को जोगी की आमद का शिद्दत से इंतज़ार था और वो इसी सोचों में गुम थी कि अचानक बीन की आवाज़ उसकी सोचों को मुंतशिर कर गई। वो तेज़ी से बाहर की जानिब लपकी और जोगी के सामने पहुंचकर बेताबी से बोली, जल्दी से बताओ, मेरी बेटी का इलाज तुम कब करोगे जोगी? और तुम कहाँ चले गए थे? जान को जोखम में डालकर ये काम किया है। ये बच्ची बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए इस पर तरस आ गया। ये देख। जोगी ने अपनी पोटली से एक गोल डब्बा निकाला। ये काम बड़े ध्यान से करना होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। पर तुम बताओ तो सही, हमें क्या करना है? जोगी ने डब्बा खोला। उसमें एक तरह का सफूफ था। ऐसा लगता था जैसे चमकदार जर्रात हों। हिलाओ तो लगता जैसे चमकती हुई कोई लहर उठ रही हो। फिर जोगी ने पोटली से एक सिलाई भी निकाली और बोला, माई, मेरी बात ध्यान से सुन। रात में जब ये बच्ची सो जाए तो इसी सिलाई से ये सफूफ इसकी पेशानी पर बने इन सांपों पर लगा देना। उसके बाद डब्बा खोलकर उसके सरहाने के करीब रख देना। सफूफ लगाकर सिलाई भी डब्बे में रख देना। याद रखना, डब्बे को खुला रखना। ये सांप जिंदा हो जाएंगे और जिंदा होकर सिर्फ इसी सफूफ की बू को पहचानेंगे और बच्ची के माथे से उतरकर ये इसी बू की वजह से डब्बे में चले जाएंगे। बहुत ध्यान की बात है, वरना बच्ची के लिए मुश्किल हो सकती है। जोगी ने उसे मुकम्मल ताकीद की। दुर्रे शहवार बोली, हम समझ गए हैं, हम ध्यान रखेंगे। तुमने हमारी बहुत मदद की, तुम बताओ हम तुम्हारी क्या खिदमत करें? माई, सब खैर है, तू इस बच्ची की फिक्र कर, ये बहुत बड़ी मुसीबत में है। जा जा, तू अंदर जा। फिर वो बगैर कुछ मांगे पोटली संभाल कर चला गया। आधी रात के वक्त जब दिलकश सो चुकी थी, दुर्रे शहवार ने वही किया जो उन्हें जोगी ने बताया था। डब्बे को खोलकर उन्होंने उसके सरहाने की साइड टेबल पर रख दिया। लाइट बंद करके वो कमरे से चली गई। आधी रात के बाद दिलकश की आंख खुल गई। उसे लगा कि उसके माथे पर बहुत बोझ हो रहा है। उसे शदीद प्यास लग रही है। कमरे में अंधेरा था, कमजोरी की वजह से उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसको मालूम था कि साइड की टेबल पर पानी का ग्लास मौजूद होगा। उसने अंधेरे ही में हाथ बढ़ाकर ग्लास ढूंढने की कोशिश की और उसका हाथ ग्लास से टकराया और पानी भरा ग्लास वहीं उलट गया और जो डब्बा दुर्रे शहवार रखकर गई थी वो भी नीचे गिर गया और उसमें मौजूद जर्रात पानी में बह गए। दिलकश मायूसी से दोबारा लेट गई क्योंकि पानी का ग्लास तो उलट गया था। दुर्रे शहवार को अकेली दिलकश का सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी। रात बहुत लंबी लग रही थी और वक्त था कि कांटे नहीं कट रहा था। सुबह होते ही वो दिलकश के कमरे की तरफ भागी और वहां पहुंचकर उनकी फलक शगाफ चीखों से दिलकश का कमरा गूंजने लगा। दुर्रे शहवार की चीखें दिल दहला देने वाली थीं, इसलिए शहराज भी दौड़कर कमरे में पहुंच गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने कयामत से पहले कयामत देख ली थी। दिलकश की रंगत बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। उसके मुंह से झाग बह रहे थे। उसके माथे पर बने सांप अब माथे से गायब थे। जोगी ने कहा था कि सांप जिंदा होकर डब्बे में चले जाएंगे, लेकिन डब्बा तो गिर गया था और सफूफ भी पानी में बहकर जाया हो गया था। सिर्फ दिलकश के माथे पर उस सफूफ के जर्रात लगे थे, इसलिए उन सांपों ने जिंदा होकर दिलकश को ही डस लिया था। अब ऐसा कुछ हो चुका था जो सुनने और बयान करने से बाहर था।
दुर्र शहवार और शहराज की दुनिया अंधेर हो चुकी थी और दिलकश उन दोनों को रोने के लिए छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। दुर्र शहवार को किसी चीज से दिलचस्पी न रही थी और उसकी दुनिया सिमट कर उस कमरे तक महदूद हो गई थी जहां दिलकश ने अपने आखिरी लम्हे गुजारे थे। वो दीवाना वार वहां बैठी अपनी बेटी को पुकारती रहती थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर इसका यही हाल रहा तो ये सदमे से पागल हो जाएगी। शहराज ने सोचा कि वो इस कमरे को बिल्कुल तब्दील करवा देगा। सबसे पहले कमरे की दीवारें तोड़ी गईं और दीवार टूटने से कमरा हॉल से जा मिला। दीवार टूट चुकी थी और कमरे की खुदाई होना थी। फर्श तकरीबन शाम तक पूरा खुद चुका था। एक कोना बाकी रह गया था। अभी वो तोड़ा जा रहा था कि जमीन में अचानक जोरदार आवाज पैदा हुई और कुदाल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। दोबारा चोट मारने पर भी ऐसी ही आवाज पैदा हुई। इस बात की इत्तला जब शहराज को दी गई तो वो वहां आ गया। आराम से पूरा टुकड़ा तोड़ो और देखो क्या मसला है यहाँ। उन्होंने मजदूरों को हदायत दी और फिर सब देखने वालों के मुंह हैरत से खुले रह गए। जमीन से बरामद होने वाली शय एक देग थी। ढक्कन खोलने पर वहां मौजूद लोगों ने देखा कि देग के अंदर सोने, हीरे, जवाहरात मौजूद थे। दुर्र शहवार भी वहां आ गई। उसकी नजर अचानक देग के ढकने पर पड़ी। उस देग के ढक्कन पर बिल्कुल वही सांप नुमा लकीरें बनी हुई थीं जैसी दिलकश की पेशानी पर बनी थी। दुर्र शहवार का दिमाग घूम गया और अचानक उसके कानों में सरसराहट के साथ एक आवाज सुनाई दी। हमने कहा था ना तुम्हें, ये बेटी हमें दे दो, हम तुम्हें दौलत से माला माल कर देंगे। तो देखो, दिलकश हमें मिल गई है, अब ये दौलत तुम्हारी है। दुर्र शहवार का खौफनाक ख्वाब हकीकत का रूप बनकर उसके सामने था। इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की ताब अब उसमें ना थी और फिर वो चकरा कर वहीं गिर गई और होश से बेगाना हो गई।